हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। इस पार्ट में हम टॉपिक नंबर 3 टॉपिक नंबर 4 को पूरा कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 एंड अर्ली एम्पायर। इसके पहले हमने मगध की ग्रोथ के बारे में देखा था, लेकिन साथ साथ एक मौर्यन एम्पायर भी इमर्ज हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी के अप्रोक्स इस मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमारे सब कॉन्टिनेंट के इन्होंने पावर को स्प्रेड करना चालू किया। इवन बलूचिस्तान और अफगानिस्तान रीजन तक इन्होंने अपने पावर को स्प्रेड कर दिया था। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोका। अशोका को मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। इसके अलावा बहुत सारे आगे रीजंस देखेंगे कि क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रूलर थे। तो इन्होंने भी कलिंगा, जो कि प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा है, उस रीजन को कैप्चर किया था, कॉन्क्वर किया था, और ये कॉन्क्वर इनकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट निकल के आया था। इसके बाद ये बहुत ज्यादा बुद्धिज्म की तरफ चले गए थे, बहुत ज्यादा रिलीजियस साइड में चले गए थे। तो ये भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहला सब टॉपिक हमारा आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास, कि हमें मौर्यास के बारे में किन सोर्सेस से पता चलता है। तो हिस्टोरियंस के सामने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस आते हैं। पहला है इनमें से आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो आर्टवर्क हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर का। इसके थ्रू बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इसके बाद आते हैं कुछ अकाउंट्स जो हमें अलग अलग चीजों के बारे में डिटेल्स देते हैं। सबसे पहले आते हैं मेगास्थनीज के अकाउंट्स। मेगास्थनीज एक ग्रीक के एम्बेसडर थे जो हमारे मौर्यन एम्पायर के कोर्ट में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इन्होंने बहुत सारे अपने अकाउंट में चीजें लिखी थी। आगे हम देखने वाले हैं कैसे अलग अलग कमिटीज के बारे में बताते हैं। तो ये हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे जाके। कुछ अकाउंट्स के फ्रेगमेंट्स है, कुछ पार्ट्स है जो सर्वाइव कर रहे थे, जिनके थ्रू हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें पता चली। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने कंपोज किया था। चाणक्य को आप कौटिल्य भी बुलाते हैं, उनका दूसरा नाम। तो ये इन्होंने कंपोज किया था, जिनको बोला जाता है ये मौर्यन एम्पायर के एक मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। तो इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी थी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स निकल के आता है। इसके अलावा लेटर बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, जैन पुराणिक लिटरेचर जो थी, संस्कृत में जो लिटरेचर हमारे सामने आती है, ये जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, ये भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में अलग अलग जगहों से डिटेल्स देते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे सामने निकल के आती है अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 272 268 से लेके 231 बीसी के बीच में रॉक्स में पिलर्स में लिखवाए थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनके थ्रू हमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट सिटीज के बारे में पता लगता है। इनमें हम देखें तो जो अशोका थे, इनका कहना था कि ये जो मेरे मैसेज है, ये मैं पूरे अपने सब्जेक्ट्स में, अपने ऑफिशियल्स में स्प्रेड करना चाहता हूँ। बेसिकली इसमें ये धम्मा को स्प्रेड करते थे। धम्मा यानी कि जो बुद्धिस्ट कल्चर उसमें सिखाया जाता है धर्म, उसको हम धम्मा, एक दूसरा टर्म है धर्म के लिए। ये बहुत ज्यादा बुद्धिज्म कल्चर से रिलेटेड है। अशोका को हमें देखने को मिला था कि मेनली बुद्धिज्म से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए बुद्धिज्म कल्चर की जो टीचिंग्स थी, जो धम्मा था, उसको ये स्प्रेड करना चाहते थे। उनकी धम्मा के अंडरस्टैंडिंग में जो भी था, जैसे कि अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, जितने भी ब्राह्मण से, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर दिया, उनकी रिस्पेक्ट करना। साथ साथ आपके जो को वर्कर्स हैं, आपके जो स्लेव्स हैं, जितने भी लोग आपसे एसोसिएटेड हैं, उन सबको अच्छे से ट्रीट करना। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने रिलीजन वालों से, बाकी जितने भी रिलीजन वाले लोग हैं, जितने भी अलग अलग चीजों को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको भी आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरीके के मैसेज ये स्प्रेड किया करते थे। अलग अलग टेक्स्ट में हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर हम पूरे मैप में देखें तो पाकिस्तान रीजन से लेके इंडियन रीजन में हर जगह हमें इनके अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। तो पॉज करके आप ये भी देख सकते हो, लेकिन इनमें से सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ नाम बहुत बार हमें बोर्ड में देखने को मिले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, मैप के लिए एक अलग वीडियो डल चुकी है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले सब टॉपिक पे, एडमिनिस्ट्रिंग दी एम्पायर, यानी कि इस एम्पायर को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता होगा। तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे सामने कुछ पॉलिटिकल सेंटर्स निकल के आते हैं। सबसे पहला तो आता है पाटलिपुत्र, जो कि कैपिटल था। इसके बाद 4 प्रोविंशियल सेंटर्स, ऐसे प्रोविंसेस जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णनगरी। इनके सब बारे में हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अलग अलग अशोकन इंस्क्रिप्शन जो हमें पूरे इंडिया और पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान रीजन में देखने को मिलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इनमें लगभग लगभग सिमिलर मैसेज है। लेकिन हिस्टोरियंस के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इतना बड़ा एम्पायर, एकदम पाकिस्तान का हमने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेस है, उनकी बाउंड्री से लेके इंडिया के जो आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा, उत्तराखंड होगा, इन जगहों पे भी सेम मैसेज देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका मीनिंग ये हो सकता है कि पूरे इतने बड़े रीजन पे सेम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था जो कि पूरा एडमिनिस्टर करता था? तो इसका आंसर हमारे हिस्टोरियंस देते हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें तो अफगानिस्तान में हिली रीजन है बहुत सारे, इसके बाद उड़ीसा में कोस्टल एरियाज है। तो कैसे आप इतने बड़े में यूनिफॉर्मली एडमिनिस्टर कर सकते
सकते हो। तो हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि मेनली जो कैपिटल्स थे, जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे, वहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बाकी जगहों पे सिमिलर नहीं था। तो ये हमारे सामने एक रीज़न देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें प्रोविंशियल सेंटर्स की, कैपिटल्स की, इनको बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ किया जाता था। मेक श्योर किया जाता था कि वहाँ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो हमें देखने को मिलता है तक्षशिला हो गए, उज्जैनी हो गए, ये बहुत अच्छे ट्रेड रूट्स में इनको सिचुएटेड है। इसके बाद बाकी जो सुवर्ण नगरी, इसका लिटरल मीनिंग भी है द गोल्डन माउंटेन। तो ये एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इजीली कर्नाटका के जो गोल्ड माइंस है उनको एक्सेस किया जा सके और वहाँ से गोल्ड का यूज़ किया जा सके। तो ये हमें पूरा देखने को मिलता है। लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन सिर्फ रिसोर्सेज के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। किसी भी एम्पायर में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे लैंड रूट्स और रिवर रूट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हुआ करते थे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अगर आपको एक प्रोविंशियल सेंटर से दूसरे तक जाना है, कैपिटल तक जाना है, तो हफ्तों से महीनों तक का टाइम लग जाता था। तो इसके लिए प्रोविजन और प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोविजन के अंदर आता है कोई भी आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, फॉडर की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन यानी कि आप पे कोई बीच में अटैक ना कर दे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता होगा? तो प्रोटेक्शन के लिए तो आर्मी होती थी। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि मेगास्थनीज के अकाउंट में एक कमिटी की बात की गई है। उस कमिटी के अंदर 6 सब कमिटीज़ होती थी जो इन पूरी चीज़ों को देखा करती थी। एक सब कमिटी नेवी को देखती थी, दूसरी सब कमिटी जितना भी ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन है उसको देखती थी। इसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। तीसरी सब कमिटी फुट सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। फोर्थ सब कमेटी हॉर्सेस को मैनेज करती थी। फिफ्थ सब कमेटी चैरियट्स को मैनेज करती थी और सिक्स सब कमेटी एलिफेंट को मैनेज करती थी। तो ये हमें पूरा देखने को मिल गया कि कैसे इस आर्मी को पूरे अलग अलग चीज़ों को देखा जाता था। ये अलग अलग सब कमेटी साथ में कोऑर्डिनेट करती थी और पूरे काम करती थी। तो सेकेंड सब कमेटी जिसके बारे में मैंने बोला था और भी हम देखने वाले हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे हमारे सामने आता है कि कैसे ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती थी। यानी कि इक्विपमेंट कैरी करना, सारे फूड कैरी करना ताकि सोल्जर्स के लिए जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए फूड हो। बुलक कार्ट्स में सारे इक्विपमेंट्स आ जाते थे। साथ साथ बुलक कार्ट चलाने के लिए जो एनिमल्स को फॉडर लगेगा उसको कैरी करना। ये सारी चीज़ें साथ साथ आर्टिजन्स और सर्वेंट्स को रिक्रूट करना ताकि सारे सोल्जर्स की हेल्प हो सके। तो ये सारे जो काम है ये भी इसके अंडर में आ जाते थे। तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग सब कमिटीज एक कमिटी के अंदर पूरी इन सारी चीज़ों को मैनेज करती थी। ये हमें इसलिए हमारे लिए मेगास्थनीज के जो अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अशोका जो है उनका कहना है अगर हमें इतने बड़े एम्पायर को पूरा होल्ड करके रखना और अच्छे से चलाना है तो हमारे लिए धम्मा को स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। धम्मा एक ऐसे इसमें ऐसे मैसेजेस होते थे जो आपने अभी अभी देखे, यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी हैं, सारे लोग इनको फॉलो कर सकते थे, कोई इसमें रिलीजियस की बाउंड्रीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए भी इसको ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया करते थे। इसके लिए ये लोग स्पेशल ऑफिशियल्स लगाते थे जिनको हम धम्मा महामाता बुलाते हैं, जिनका काम होता है धम्मा को स्प्रेड करना, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना और धम्मा के मैसेजेस को स्प्रेड करना। तो ये टर्म आपको याद रखना है, धम्मा महामाता का काम होता था धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करना। ये पूरा हमें देखने को मिलता है कि अशोक का कहना था इसको स्प्रेड करेंगे तो हम और ज़्यादा वेल बीइंग और ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा सकेंगे हमारे पूरे एम्पायर में, उसको होल्ड करके रख सकेंगे। अब हमारे सामने अगला सब टॉपिक आता है, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर। तो जब हमारे हिस्टोरियंस ने 19th सेंचुरी में मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम चालू किया, तब बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आई। इन्हें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन के आएगा हमारी इंडिया की हिस्ट्री में। साथ साथ एक प्रॉब्लम भी थी कि हम कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो इस वर्क को, इस रिकंस्ट्रक्शन के वर्क को हमारे हिस्टोरियंस चैलेंजिंग और एक्साइटिंग दोनों ही तरफ से देख रहे थे। इसके बाद हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई। फॉर एग्जाम्पल जो हमें स्कल्पचर्स की हमने बात करी थी, अब इस स्कल्पचर्स को हमारे हिस्टोरियंस बताए थे कि इस एम्पायर का स्पेशल आर्ट फॉर्म है जिसको हम इस एम्पायर को दे सकते हैं, इस एम्पायर को डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने आता है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था इस एम्पायर के लिए। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिली थी कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे वो बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस कर रहे थे क्योंकि वो एकदम अलग मैसेजेस दे रहे थे। बाकी एक तरफ एम्पायर हमें देखने को मिल रहे थे जहाँ पे लोग खुद को गॉडली स्टेटस देना चाहते थे, जहाँ पे किंग्स पावर को एक्यूमुलेट करना चाहते थे। दूसरी तरफ अशोका हमारे सामने आए तो इस तरीके के धम्मा को स्प्रेड कर रहे थे जो कि एकदम अलग नेचर था किसी एम्पायर के लिए। तो ये हमें देखने को मिल रहा था। तो इससे समझ में आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को, हिस्टोरियंस को, कि बहुत ज़्यादा हम्बल रूलर हो सकते थे। तो ये हमारे सामने आई जिसके कारण 20th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिन्हें ये इंस्पायरिंग फिगर लग रहे थे। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, बहुत ज़्यादा पावर को दिखाता है अशोका की, कि इस तरीके के मैसेज वो स्प्रेड करना चाहते थे। आप भी अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस एम्पायर्स के डाउनफॉल्स क्या क्या थे। सबसे पहला डाउनफॉल हमारे सामने आता है कि
सिर्फ और सिर्फ 150 ईयर्स की इसकी हिस्ट्री थी। अगर हमारे सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हजारों साल की हिस्ट्री में 150 ईयर्स ज़्यादा बड़ा स्पेन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव साइड था इस एम्पायर के लिए। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है, अगर आप मैप में भी देखोगे तो पूरे सब कॉन्टिनेंट को ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए थे। बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे इनकी पावर नहीं थी। इसके अलावा इनकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनको इन्होंने पावर में अंडर में नहीं लाए थे। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव था इनके लिए। तो ये कुछ हमें डाउनफॉल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं मौर्यन एम्पायर इंडिया की हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद सेकेंड सेंचुरी बीसी के बाद हमें देखने को मिला कि नए चीफडम्स इमर्ज हुए, नए किंगडम्स इमर्ज हुए, जिनके बारे में हम टॉपिक नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 4, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। इसमें सबसे पहला सब टॉपिक हमारा आता है चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। अब हम देखेंगे इस बेसिकली टॉपिक में कैसे अलग अलग किंगडम्स इमर्ज हुए, नए चीफडम्स इमर्ज हुए, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेनली डेक्कन जो रीजन है, उसके सदर्न जो रीजन्स है, वहां पे हमें देखने को मिला कि नए किंगडम्स इमर्ज हुए थे। अगर हम बात करें तमिलकम रीजन की, तमिलकम रीजन मतलब प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ पार्ट्स को हम कंबाइन करते तो वो मिला के एक रीजन फॉर्म करता था तमिलकम, जिसके अंडर में बहुत सारे नए चीफडम्स इमर्ज हुए थे, चोलास, चेरास, पांड्यास। इनके बारे में हम देखने वाले हैं। ये जो चीफडम्स थे बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होते जा रहे थे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, चीफडम्स क्या ये रूलर्स से अलग होते हैं? ये चीफ्स क्या होते हैं? उसके बारे में हमें एक बॉक्स देखने को मिलता है। वैसे बॉक्स से रिलेटेड एक छोटी सी बात आपको बतानी थी। जितने भी इंपॉर्टेंट बॉक्स हैं या फिर किसी भी बॉक्स में इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो सारी वीडियोस में क्लियर होंगी। लेकिन कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं होती, तो मैं आपको बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ये हम सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे भाई चीफ क्या होता है, चीफडम क्या होते हैं। चीफडम्स में बेसिकली किंग से थोड़े से अलग रूलर्स होते थे, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी ज्यादा गेन कर लेता था, जिसको पॉपुलेशन का सपोर्ट मिल जाता था, वो चीफ बन जाता था, जो सारे किंग के काम करता था। लेकिन वो किंग नहीं होता था, अलग अलग रीजंस के कारण। सबसे पहले तो वो सारे किंग के काम करता था क्योंकि स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करवाता था, जितने भी वॉरफेयर होते थे उसमें लीड करता था, जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे उनको सॉल्व करता था। इसकी जो पोजीशन होती थी वो कभी कभार हेरिडेटरी भी हो जाती थी। अगर किसी के सन को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल गया पॉपुलेशन का तो वो बन जाता था, लेकिन मेनली यहाँ पे पॉपुलेशन का सपोर्ट इंपॉर्टेंट था। अब किंग से ये अलग क्यों था? क्योंकि ये लोग किंग जनरली जो पॉपुलेशन होती थी, उनके जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनसे टैक्स लिया करते थे, वो उनको आंसरेबल नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा चीफ होता था वो टैक्स नहीं लेता था, बल्कि ट्रिब्यूट्स लेता था, गिफ्ट्स लेता था अपनी जनता से, और वो भी गिफ्ट्स को भी अपनी जनता में बांट दिया करता था। बेसिकली इनके लिए सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अगर हम इन चीफडम्स की बात करें तो ये रेगुलर आर्मी इकट्ठा नहीं करते थे। वॉरफेयर में जाना होता था तो अपने ही जितने भी किन फोक्स थे उनमें से ही कुछ लोग वर्क कर लिया करते थे। ये हमें पूरा देखने को मिलता है। इनके यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी कोई ऐसा किंग्स के जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। तो ये पूरा आता है हमारा चीफ्स और चीफडम्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे इन चीफडम्स के बारे में हमें अलग अलग सोर्सेस से पता चलता है। तो यहाँ पे हमारे सामने आता है तमिल संगम टेक्स्ट। इनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि इनके अंदर कुछ पोएट्रीज थी जो इन चीफ्स और चीफडम्स के बारे में बताती थी। ये भी बताती थी कि कैसे चीफ्स जितनी भी वेल्थ उनको मिलती थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बारे में बहुत सारे चीफ्स और किंग्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो अलग चीजों पर डिपेंडेंट थे अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है सतवाहना रूलर्स का, जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया को सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर सेकंड सेंचुरी सी तक इन्होंने रूल किया था। ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसके साथ साथ शाकास जो हो गए, जो कि सेंट्रल एशिया के ओरिजिन से थे, वो वहां से हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स को इन्होंने रूल किया था। ये कुछ ऐसे रूलर्स के एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रेड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट थे अपने मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो ये हमें देखने को मिला था कि कुछ रूलर्स अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी कर रहे थे। तो ये हमें पूरा देखने को मिला था। अगर हम मेन बात करें इन किंग्स के बारे में, ये जो नए नए इमर्ज हो रहे थे, इनके ओरिजिन के बारे में, ये किस सोशल कैटेगरी को ये लोग बिलोंग करते थे, तो ये हमारे सामने बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट इनके बारे में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन एक हमें देखने को मिलता है कि कई बार ऐसा भी होता था, जो धर्मसूत्रास के रूल्स हैं कि क्षत्रिय ही रूलर बनेगा, वो फॉलो नहीं होता था। वो इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सतवाहनास के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती थी, और इनका क्या एक्चुअल कैटेगरी थी कई बार हमें समझ में नहीं भी आता है। तो ये पूरा हमारे सामने आ जाता है। तो अब हमारा सब टॉपिक आता है डिवाइन किंग्स। यहाँ पे हम देखने वाले हैं वही बात, कैसे किंग्स खुद को डिवाइन गॉड लाइक बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने निकल के आता है कुशानास का। अब एक रीजन की क्यों ये खुद को डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनको लेजिटिमेसी चाहिए थी अपनी सोसाइटी में, इनको रिस्पेक्ट चाहिए थी अपनी पॉपुलेशन से, इनको खुद को हायर स्टेटस में दिखाना था। तो कुशानास इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी
सी में इंडिया के बहुत बड़े पार्ट सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक में रूल किया था। इनकी अगर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करें तो हम इंस्क्रिप्शन और टेक्सचुअल एविडेंसेस जितने भी हमें अलग अलग मिलते हैं उनके थ्रू हम इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कैसे हमें पता चलता है कि खुद को डिवाइन बनाने की कोशिश करते थे, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल निकल के आता है इनके स्कल्पचर्स में और इनके कॉइन्स में। अगर हम इनके कॉइन को देखें तो ये इस तरीके के इनके कॉइन होते थे। कई बार ऐसे भी कॉइन्स इन लोग इशू करते थे जहाँ पे एक तरफ किसी रूलर की फोटो होती थी, दूसरी तरफ किसी डाइटी की फोटो होती थी। तो इससे समझ में आता है जहाँ पे आप गॉड को रख रहे हो उसी पोजीशन में आप खुद के रूलर्स को रखते थे। तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स ऐसे कॉइन्स इशू करवाते थे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टैचूज ये लोग ऐसी जगहों पे बनाते थे, श्राइन्स के अंदर बनाते थे, ताकि गॉड से खुद को कंपेयर कर सके। तो हमें इसका एग्जांपल एक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, मथुरा में मठ में एक श्राइन हमें मिला है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोलोसल मतलब बहुत बड़े स्टैचूज कुशाना रूलर्स के देखने को मिले हैं। तो इससे समझ में आता है। दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है, सेम चीज हमें अफगानिस्तान में भी देखने को मिली है। श्राइन्स में इन्होंने खुद के स्टैचूज बनवाए। तो इससे क्लियरली समझ में आता है खुद को गॉड की पोजीशन में रखना चाहते थे, खुद को गॉड लाइक दिखाना चाहते थे। ऐसे ही इन लोगों ने टाइटल्स भी हायर किए। ये इसको कहा जाता है कि चाइनीज रूलर्स से शायद ये लोग इंस्पायर थे, क्योंकि चाइनीज रूलर्स भी खुद को अक्सर गॉड सन ऑफ हेवन बुलाते थे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये लोग खुद को देव पुत्र बुलाते थे, जिसका मीनिंग है गॉड के सन्स। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ अलग अलग सोर्सेस थे, कॉइन्स, स्कल्पचर और फिर ये टाइटल्स, जिनके थ्रू ये खुद को डिवाइन स्टेटस का दिखाना चाहते थे। अब आते हैं 4th सेंचुरी में, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स की इमरजेंस हुई और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता एम्पायर की भी इमरजेंस हुई। यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले आता है समानतास। गुप्ता एम्पायर समानतास पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे और इंटरकनेक्टेड थे ये लोग। समानतास बेसिकली वो ग्रुप थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे सोसाइटी में। ये किंग के नीचे आते थे, लेकिन इनके अंडर में बहुत सारी रिसोर्सेज होती थी, लैंड होते थे, इनकी खुद की आर्मी होती थी। और बेसिकली ये लोग किंग्स को बहुत ज्यादा इनिशियली रिस्पेक्ट किया करते थे और कभी भी किंग को मिलिट्री एड की जरूरत पड़ती थी ये लोग अपनी मिलिट्री प्रोवाइड किया करते थे। तो किंग की भी कोशिश होती थी कि इनसे अच्छे अलाय बना के रखे, इनको अच्छा अपना टीम में रखे, ताकि कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो इनकी मिलिट्री को ये लोग यूज करते थे। लेकिन कई बार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऑब्वियसली इतना पावरफुल अगर कोई ग्रुप रहेगा एम्पायर में, तो कई बार ऐसा होता था कि समानतास की पावर किंग से ज्यादा बढ़ जाती थी और वो किंग को ओवर रिप्लेस कर देते थे। कई बार हमें देखने को जस्ट ऑपोजिट देखने को मिलता था, जब किंग की पावर कम हो जाती थी तो समानता ज्यादा पावरफुल सोसाइटी में हो जाते थे। तो ये हमें कई बार देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि गुप्ता रूलर्स के बारे में हम हिस्ट्री कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस देखने को मिलते हैं, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं प्रशस्तीज। प्रशस्ति बेसिकली वो टेक्स्ट है जिसमें बेसिकली पोएट्रीज होती थी, जो कोर्ट पोएट्स, जो किंग के ही कोर्ट पोएट होते थे, वो अपनी किंग की तारीफ में लिखा करते थे। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें तारीफ ज्यादा होती थी। हमें देखने को मिलता है जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इनके अंदर से तारीफ को हटा के फैक्चुअल चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब उस जमाने में इनको लिखा जाता था तो इनका मेन पर्पस किंग की तारीफ करना था, क्योंकि ऑब्वियसली किंग खुद के पोएट से लिखवा रहा है, खुद हायर किया हुआ किसी पोएट को उनकी तारीफ करने के लिए, तो वो बुराई क्यों करेगा, वो कर भी नहीं सकता था। इसके अलावा उस टाइम पे इसको एज अ आर्ट वर्क देखा जाता था, एज अ पोएट्री देखा जाता था, ना कि फैक्ट्स देखा जाता था। तो ये हमें देखने को मिलता है। हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति का। ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई थी, संस्कृत में उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने इनको लिखा था। इसको हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे बहुत ज्यादा तारीफ की गई है यहाँ पे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो गुप्ता एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे, जिन्होंने 4th सेंचुरी सी में रूल किया था। तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने एग्जैम्पल आ जाता है प्रयाग प्रशस्ति से। वैसे एक सोर्स बेस्ड है, सोर्स बेस्ड की एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे जरूर आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप थोड़े फ्यूचर से देख रहे हैं तो हो सकता है हमारे चैनल पे पहले से हो, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। अभी अपन इसको देख लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है, तारीफ में गुलछर्रे उड़ाए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका कोई भी ऑपोजिशन नहीं है पूरी दुनिया में, ये सबसे महान राजा है, ये बहुत अच्छे राजा है, इनमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। बाकी जितने भी रूलर्स थे दुनिया के, उनकी सबकी फेम को इन्होंने अपने पैरों के सोल से हटा दिया है, तो वाइप ऑफ कर दिया सारी फेम को बाकी रूलर्स के। तो ये इसमें लिखा गया है। इसके बाद लिखा गया कि ये सारे गुड एक्शन को प्रमोट करते हैं, प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करते हैं, और जितने भी लोग गलत काम करते हैं उसको वाइप ऑफ करते हैं दुनिया से। इसके साथ साथ लिखा गया है कि ये बहुत बड़े डोनेटर है, काउस को डोनेट करते हैं। बेसिकली सिर्फ तारीफ 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 लिखी गई है। एंड तक यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे जितने भी बुरे काम है उनका विनाश करते हैं, और एंड में इनके बारे में लिखा गया है कि ये भगवानों के बराबर है, ये कुबेर, वरुण और यम के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे सब भगवानों से भी कंपैरिजन कर दिया, सारी तारीफ भी कर दी, बाकियों की बुराई भी कर दी। तो पूरा इस तरीके की हमें प्रशस्ति देखने को मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये बंदा लिख रहा है वो किंग ने ही उसको हायर किया हुआ है।
इस तरीके के टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं इन प्रशस्तिज में। इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। ऊपर आपको साइड से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक आप देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जिंदाबाद। उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में। बाय बाय।